हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रेट स्कॉलर्स एकेडमी। मैं हूं सनी जैन। वेलकम करता हूं चैप्टर नंबर 7 में, जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी डायग्राम। कहीं ना कहीं हम इसके अंदर तीन चीज़ें पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ हिस्टोग्राम, पॉलीगन और ओजाइक। तो देखो, हिस्टोग्राम कहीं ना कहीं आपका जो है वो बार डायग्राम्स का एक्सटेंशन है। बार डायग्राम्स क्या थे? बार डायग्राम्स कहीं ना कहीं जब आप किसी भी डाटा को बार्स में रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे थे, दैट इज़ आपका बार डायग्राम। लेकिन इन बार डायग्राम्स के बीच में कहीं ना कहीं आपको गैप दिखाई दे रहा था। ओके, लेकिन हिस्टोग्राम के अंदर ऐसा नहीं है। हिस्टोग्राम के अंदर आपको ये गैप्स दिखाई नहीं देंगे और बार कहीं ना कहीं एक दूसरे से टच होकर कुछ इस तरीके से बनने वाले हैं। ओके, तो जब हम थोड़ा सा हिस्टोग्राम की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा माइंड में क्लियर होना शुरू होगा। तो हिस्टोग्राम कहीं ना कहीं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। कहीं ना कहीं जब मैं चीज़ों को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए कंटिन्यूअस सीरीज, तो जब भी मैं कंटिन्यूअस सीरीज की फ्रीक्वेंसी को ग्राफ की मदद से दिखाने की कोशिश करता हूं, तब वो आपका बन जाता है हिस्टोग्राम। वाइल कंस्ट्रक्टिंग अ हिस्टोग्राम, वैल्यू ऑफ वेरिएबल आर शोन ऑन एक्स एक्सिस। जो भी आपकी वेरिएबल्स की वैल्यू होती है उसे हम एक्स एक्सिस पर लिखते हैं और जो उसकी फ्रीक्वेंसी है उसे हम वाई एक्सिस पर। तो इसका कहने का मतलब है जो भी आपकी ये वेरिएबल्स होते हैं उसे हम एक्स एक्सिस पर लिखते हैं और जो भी उसकी फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम कहीं ना कहीं आपकी वाई एक्सिस पर लिखते हैं। इसके बाद लिखता है ये frequencies are shown by rectangles. The widths of rectangles are according to the width of corresponding class interval. तो जो भी इसकी चौड़ाई होती है वो कहीं ना कहीं इसकी क्लास इंटरवल के हिसाब से, यानी इनके बीच में जो ये गैप है उसके हिसाब से होती है। गैप ज़्यादा तो ग्राफ की चौड़ाई ज़्यादा, और अगर गैप कम तो कहीं ना कहीं इसकी चौड़ाई भी कम। तो यहाँ पर देखो सबके बीच में 10 10 10 10 का डिफरेंस है, तो जो आपकी चौड़ाई है वो सेम रहेगी। ओके, अगर ये अनइक्वल होता तो उसके अंदर चौड़ाई बढ़ जाती और कहीं ना कहीं जो गैप कम होता तो चौड़ाई जो है वो कम हो जाती। ओके, इसके बाद हिस्टोग्राम विद इक्वल क्लास इंटरवल। तो हमारे पास दो तरह के हिस्टोग्राम हो गए, इक्वल और अनइक्वल। अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जो आपका अनइक्वल है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू इक्वल। तो सबसे पहले हम इक्वल वाले को स्टडी करेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए। देखो, अब यहाँ पर 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50 इक्वल क्लास इंटरवल का मतलब है इसके बीच का जो गैप है वो सेम है और कहीं ना कहीं आपके हर जगह पर जो गैप दिखाई दे रहा है वो है आपको 10 यूनिट्स का। ओके, अब कहीं ना कहीं इसे ग्राफ पर प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो 0 to 10 की फ्रीक्वेंसी है आपके पास 5, तो 0 to 10 की फ्रीक्वेंसी है 5, तो ये हमने पुट कर दिया 5। ओके, इसके बाद आपके पास आ जाता है 10 to 20 की है 10, तो 10 to 20। ओके, तो यहाँ पर हम पुट करते हैं 10 to 20। ओके, इसके बाद आपके पास 20 से 30 जो है वो कहीं ना कहीं 25 है, तो 20 से जो 30 की वैल्यू है वो कहीं ना कहीं आपके पास कितनी आएगी 25। तो अब इसको हम ड्रॉ कर देते हैं 25 तक। ओके, देखो फ्रीक्वेंसी है, क्लास इंटरवल है, तो कहीं ना कहीं आपके पास जो भी इसमें डिफरेंस होगा वो आपका बिल्कुल कवर करेगा। बीच में दो बार के बीच में कोई गवर या कोई डिस्टेंस दिखाई नहीं देगा। तो बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में सिर्फ एक यही डिफरेंस है कि कहीं ना कहीं बार ग्राफ के अंदर आपको बीच में डिस्टेंस दिखाई दे रहा था। वो डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए तो ठीक था, लेकिन ये कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए बनेगा। उसके बाद 30 से 40 आपकी वैल्यू दिखाई दे रही है 15, 30 से 40। इसके बाद 40 से 50 आपकी वैल्यू है 20, 40 से 50। स्केल का यूज़ इसलिए ज़रूरी है कहीं थोड़ा सा डायग्राम ठीक या अच्छा दिखाई दिखता है।
ओके। तो अब हम इसके ऊपर जो भी आपके ग्राफ्स है इसके ऊपर वैल्यूज़ लिख देंगे। यहाँ पर 5 है, यहाँ 10 वैल्यू थी, यहाँ पर 25 वैल्यू थी, यहाँ 15 और यहाँ पर आपकी 20। क्लियर है मेरी बात? यहाँ तक कोई डाउट? ओके। तो ये है हमारा हिस्टोग्राम जहाँ पर इक्वल क्लास इंटरवल की मदद से हमने इसको बनाया। तो जो भी चौड़ाई है देखो इसकी विड्थ है वो बिल्कुल सेम दिखाई देगी। विड्थ के अंदर आपको कभी भी कोई गड़बड़ दिखाई नहीं देगी। कब? जब आपका इक्वल क्लास इंटरवल होगा। ओके। यहाँ तक कोई डाउट हो तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके देखना। इसके बाद हम आ जाते हैं हिस्टोग्राम विद अनइक्वल क्लास इंटरवल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं ये बिल्कुल ऐसा है, देखो जैसे मेरे पास सपोज करो क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12। ओके। सबके बच्चों के बारे में मेरे से पूछ लिया 40, 60, 80 और क्लास 12 में बच्चे हैं सपोज 60। ओके। जब भी मैं इनका टोटल करता हूँ तो ये आपके पास आ जाता है 14 और 6 20 और ये 24, 240। क्लियर है? तो 240 बच्चे हैं चारों क्लास को मिलाकर। ओके। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई औसतन एक क्लास में कितने बच्चे हैं, एवरेज एक क्लास में कितने बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे इसे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा और मेरा आंसर आएगा 60। देखो कहीं ना कहीं ये 4 क्लासेस के बच्चों को मिलाकर 240 थे, इसकी अपनी अकेली की फ्रीक्वेंसी 240 नहीं थी। तो कुछ इसी तरीके से आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। अब हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं वो समझो। देखो A histogram of unequal class interval is one which is based on one data with unequal class interval। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर बीच में गैप होगा किसी भी क्लास इंटरवल का वो अलग अलग होगा। तो देखो गैप की बात करें तो देखो यहाँ पर 5 का गैप दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 5 का गैप है, यहाँ भी 5 का गैप है, यहाँ भी 5 का। अब आपके पास यहाँ पर कहीं ना कहीं 10 का गैप है, यहाँ 20 का और यहाँ पर भी 20 का गैप है। तो यहाँ देखो क्लास इंटरवल जो है वो अलग अलग है। तो यहाँ पर सपोज करो हम एक क्लास के बच्चे ले रहे थे, यहाँ पर हमने 2 क्लास के बच्चे एक साथ ले लिए, यहाँ पर हमने 4 क्लासेस के बच्चों को एक साथ ले लिया। तो देखो कहीं ना कहीं अब मुझे एवरेज निकालना पड़ेगा। यही है इसका सबसे आसान तरीका समझने का। तो ये जो आपके पास फॉर्मूला दे रखा है ये क्या लिखता है? क्लास इंटरवल ऑफ कंसर्न्ड क्लास डिवाइडेड बाय लोवेस्ट क्लास इंटरवल। तो इसको आप समझने के लिए लोवेस्ट गैप भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय द गैप ऑफ अ पर्टिकुलर या कंसर्न्ड क्लास। तो इसको समझने के लिए मैं लिख रहा हूं गैप ऑफ कंसर्न्ड क्लास। तो भैया जिस क्लास की बात कर रहे हो, जिस क्लास के गैप की बात कर रहे हो, सबसे छोटे गैप से उसे डिवाइड कर दो। तो जब मैं यहाँ पर आपके पास आया तो जब मैंने देखा कि भाई यहाँ पर सबसे छोटा गैप कौन सा है, सबसे छोटा गैप है आपके पास 5 और सबसे बड़े गैप जो हैं वो 20 और 10 है। तो कहीं ना कहीं 20 को 5 से डिवाइड कर दो, 10 को 5 से डिवाइड कर दो, आपको अपने आप एडजस्टमेंट फैक्टर मिल जाएगा। क्लियर? आपको ये पता लग जाएगा कि आपको 4 क्लासेस के बच्चे लेने हैं, 2 क्लासेस के बच्चे लेने हैं, तो उस हिसाब से आपको डिवाइड करने को मिल जाएगा। क्लियर मेरी बात? अब आपको थोड़ा सा ये कंसेप्ट समझ में आएगा। ओके। तो देखो अब हम क्या करने वाले हैं, तो ये आपके पास हमने टेबल में लिख लिया, ये उसकी फ्रीक्वेंसी थी। अब हमने यहाँ पर एडजस्टमेंट फैक्टर लगाया। ठीक है। क्लास का गैप डिवाइडेड बाय लोवेस्ट वाला, क्लास का गैप डिवाइडेड बाय लोवेस्ट गैप, क्लास का गैप डिवाइडेड बाय लोवेस्ट, क्लास का गैप डिवाइडेड बाय लोवेस्ट। अब यहाँ पर जब गैप 10 हुआ तो मैं एडजस्टमेंट फैक्टर से डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आ रहा है आपके पास 2। यानी कि वो कह रहा है कि भैया जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी है उसे 2 से डिवाइड कर दो। क्लियर? मैंने कहा था 4 क्लासेस के बच्चे ले लिए, 4 से डिवाइड करा, 2 क्लासेस के बच्चे लेता तो 2 से डिवाइड करता। तो यही है आपके पास एडजस्टमेंट फैक्टर। तो कहीं ना कहीं अब यहां पर आपके पास क्या है, 20 का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है। लोवेस्ट गैप कितना था? 5 का। तो अब आप जब भी फ्रीक्वेंसी होगी उसे 4 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर आपके पास 20 का गैप था, डिवाइडेड बाय 5 लोवेस्ट वाला, और कहीं ना कहीं आपके पास आएगा फ्रीक्वेंसी को 4 से डिवाइड कर दो।
क्लियर मेरी बात? यहाँ तक एडजस्टमेंट फैक्टर को मेरे हिसाब से समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हमारे पास ये एडजस्टमेंट फैक्टर आ चुका है, अब कुछ नहीं करना, अब सिर्फ फ्रीक्वेंसी को एडजस्टमेंट फैक्टर के हिसाब से कन्वर्ट करना है। तो हर एक एडजस्टमेंट फैक्टर को डिवाइड कर दो फ्रीक्वेंसी से। तो यहाँ पर तो चारों का 1 1 आया था, 1 1, तो यहाँ पर तो आपकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। यहाँ पर 12 को 2 से डिवाइड करना था तो आपकी फ्रीक्वेंसी आधी हो जाएगी, और यहाँ पर 12 को 4 से डिवाइड करना था तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 25% रह जाएगी, 1/4 रह जाएगी। और यहाँ पर भी आपके पास 4 से डिवाइड करना था तो यहाँ पर भी आपके पास 1/4 या 1/4 जो भी आप कह सकते हो वो रह जाएगी। अब आपको जब भी बार ग्राफ बनाना है, जब भी आपको हिस्टोग्राम बनाना है, तो फ्रीक्वेंसी और आपके वेरिएबल्स कौन से लेने हैं? ये आपको x लेना है और ये आपको f लेना है। ओके, अब देखो जब हम इसे डायग्राम पे प्लॉट करेंगे तो देखो कहीं ना कहीं आपके पास हमारा जो डायग्राम शुरू हो रहा था 10 से 15 और वैल्यू थी आपकी 7, तो कहीं ना कहीं 10 से 15 आपके बीच का गैप और वैल्यू है 7। उसके बाद 15 to 20 10, उसके बाद 20 to 25 27 और 25 से 30 15। ये तो बिल्कुल सेम था यहाँ तक। इसके बाद वाला ध्यान से देखना, 30 से 40 के बीच में वैल्यू कितनी लेनी है? 6। तो सबसे पहले आप 30 से लेके 40 के बीच की क्लास इंटरवल को सिलेक्ट करने वाले हो और वैल्यू लेने वाले हो 6। ओके, ये बात इसके अंदर ध्यान रखनी है। इसके बाद उसके ये आ जाता है 40 से 60 के बीच की वैल्यू कितनी है? 3। तो 40 से 60 के बीच में वैल्यू कितनी है? 3। और 60 से 80 के बीच में वैल्यू कितनी है? 2। सिर्फ एक यही बात आपको ध्यान रखनी है जब भी आप अनइक्वल क्लास में, कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट फैक्टर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जल्दबाजी में मैं इस एडजस्टमेंट फैक्टर को डिवाइड करना भूल जाता हूँ। कभी भी मुझे हिस्टोग्राम चेक करना है कि आपका कंसेप्ट कितना भी मजबूत है, तो मैं कहीं ना कहीं आपको ये अनइक्वल क्लास इंटरवल वाला ही क्वेश्चन देने की कोशिश करूँगा। ओके, इसके बाद आपके पास दूसरा जो टॉपिक आ जाता है दैट इज पॉलीगन। पॉलीगन भी कहीं ना कहीं आपका हिस्टोग्राम से ही निकलता है। पॉलीगन भी कहीं ना कहीं हिस्टोग्राम से ही निकलता है। ध्यान से देखिएगा कैसे। मैं जब इन पॉइंट्स को डार्क कर दूंगा, जब मैं इसके मिड पॉइंट को डार्क कर दूंगा, जब मैं इसके मिड पॉइंट्स को डार्क कर दूंगा और उसे स्केल की मदद से जोड़ दूंगा, देखो इस तरीके से, जब भी मैं उसे डार्क करके स्केल की मदद से उसे जोड़ दूंगा, ये लाइन थोड़ी सी गलत होगी। ओके, जब भी मैं उसे स्केल की मदद से जोड़ दूंगा तब वो आपका बन जाएगा पॉलीगन। लेकिन पॉलीगन में एक बात ध्यान देने की बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं पॉलीगन जो है आपका वो एक्स एक्सिस से ही शुरू होगा और एक्स एक्सिस पर ही ख़त्म होगा, ये हवा में नहीं लटकेगा। ओके मेरी बात? तो अब कैसे करें? मैंने कहा था कि मिड पॉइंट के ऊपर, तो यानी कि कहीं ना कहीं 0 से 10 के बीच का मिड पॉइंट है 5 और 10 से 20 के बीच का मिड पॉइंट है 15। तो अगर मैं इससे पीछे एक पॉइंट नीचे जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं तो दैट इज़ -5। तो अब आप इसको यहाँ पर इस तरीके से जोड़ोगे लास्ट वाले को, और ऐसे ही यहाँ पर आपका मिड पॉइंट आ रहा था 45, तो नेक्स्ट मिड पॉइंट कौन सा होता? 55। तो इसको ऐसे डार्क करोगे और कहीं ना कहीं इसको आप इस पर मिलाओगे। आप कभी भी पॉलीगन को हवा में नहीं छोड़ोगे, ये बात याद रखना। वो एक्स एक्सिस से ही शुरू होगा और एक्स एक्सिस पर ही ख़त्म होगा।
अब आप चाहो तो बिना हिस्टोग्राम के भी पॉलीगन बना सकते थे। कैसे? मिड पॉइंट की ज़रूरत थी तो चाहे मैं हिस्टोग्राम ना भी बनाता, डायरेक्ट मिड पॉइंट ले लेता और मिड पॉइंट के ऊपर पॉइंट्स को प्लॉट करके जब मैं उसे जोड़ देता स्केल की मदद से तो वो बन जाता फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब इसी के आगे मैं आपको एक फ्रीक्वेंसी कर्व और बता रहा हूं। फ्रीक्वेंसी कर्व का मतलब क्या है वो और समझिए। फ्रीक्वेंसी कर्व, जब मैं इस पॉइंट्स को, जब भी मैं इस पॉइंट को स्केल से ना मिलाकर अगर फ्री हैंड कर्व बनाता, फ्री हैंड कर्व का मतलब क्या है, मैं एक बार लाइन और थोड़ा सा कलर चेंज करने की कोशिश करता हूं ताकि आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। ओके, मैं थोड़ा सा डार्क कलर ले रहा हूं, मैं ये वाला। जब भी मैं इस कवर को देखो, जब भी मैं इस कर्व को फ्री हैंड मिलाऊंगा, हाँ थोड़ा डार्क मैंने कर दिया है ताकि आपको समझ में आए। जब भी मैं इस कर्व को फ्री हैंड मिलाऊंगा बिना स्केल की मदद से, तब वो आपका क्या बन जाएगा? फ्रीक्वेंसी कर्व। सिर्फ पॉलीगन और कर्व में यही फर्क है कि पॉलीगन के अंदर हम स्केल से उन पॉइंट्स को अटैच करते हैं और फ्रीक्वेंसी कर्व के अंदर हम फ्री हैंड ड्राइंग करते हैं। देखो ये लिखा भी हुआ है। Polygon is the another form of diagrammatic presentation. It is formed by joining the midpoints of the top of all rectangles in the histogram. तो हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स लेते हैं, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं स्केल की मदद से, तब वो आपका बन जाता है पॉलीगन। क्लियर है? तो देखो इनके अंदर शार्प एजेस आपको दिखाई देंगी, कहीं ना कहीं देखो ये शार्प एजेस आपको दिखाई देंगी और यही चीज़ मुझे इसके अंदर समझनी है। देखो ध्यान या घबराने की ज़रूरत नहीं है, इससे पहले वाला मिड पॉइंट लेंगे और इससे आखिरी वाला मिड पॉइंट लेंगे। ये बात बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं जल्दबाजी में इसे भूल जाता हूँ। तो कहीं ना कहीं पॉलीगन एक्स एक्सिस से ही शुरू होगा और एक्स एक्सिस पर ही ख़त्म होगा। इसके बाद आपके पास कहीं ना कहीं देखो फिर से स्केल की मदद से बना रखा है, लेकिन अब आपके मिड पॉइंट्स को ही सिर्फ शो कर रखा है। अब आपको इसमें हिस्टोग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं थी। तो आपने कहीं ना कहीं मिड पॉइंट्स लिए, वैल्यू को प्लॉट करा और सारे मिड पॉइंट्स को जोड़ दिया। यही है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होगा? इट इज़ जस्ट अ वेरिएंट ऑफ पॉलीगन। ये कहीं ना कहीं पॉलीगन का वेरिएंट है। अ फ्रीक्वेंसी कर्व इज ए कर्व विच इज प्लॉटेड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ऑल द हिस्टोग्राम बाय फ्री हैंड स्मूथ कर्व। तो कहीं ना कहीं जब भी मैं यहाँ पर दो पॉइंट्स को मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ तो फ्री हैंड ज्वाइंट करेंगे इनको इस तरीके से। यहाँ पर एजिस या शार्प एजिस दिखाई नहीं देंगी। ओके, तो देखो अब आपको ये रहा आपका फ्रीक्वेंसी कर्व। क्लियर है? तो शुरू ये भी यहीं पर एक्स एक्सिस से होगा और ख़त्म भी ये एक्स एक्सिस पर ही होगा, लेकिन यहाँ पर आपके पॉइंट्स के बीच में शार्प टर्न नहीं होगा। एक फ्री हैंड अच्छी सी शेप आएगी, कहीं ना कहीं वो मंदिर की घंटी जैसी शेप आपको कहीं ना कहीं इस तरीके से दिखाई देगी। यही आपको यहाँ पर याद रखना है। ओके, इसके बाद आपके पास आ जाता है ओजाइव। ओजाइव कहीं ना कहीं हमने पीछे भी चैप्टर्स में पढ़ा था। लेस देन मोर देन सीरीज को कहीं ना कहीं हम ओजाइव कहने की कोशिश करते हैं। तो ओजाइव और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व इज द कर्व विच इज कंस्ट्रक्टेड बाय प्लॉटिंग फ्रीक्वेंसी डाटा ऑन ए ग्राफ पेपर इन अ स्मूथ कर्व। स्मूथ कर्व फिर से कहीं ना कहीं फ्री हैंड ड्राइंग की बात करेगा। ओजाइव इस तरीके से स्मूथली बनेगा, एक लेस देन सीरीज के लिए बनेगा और एक मोर देन सीरीज के लिए बनेगा। तो लेस देन मेथड हमने पढ़ा था, मोर देन मेथड हमने पढ़ा था। इन दिस मेथड बिगनिंग ऑफ अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल। तो किस तरीके से बनेगा? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। तो जब हम अपर लिमिट को लेकर आपकी फ्रीक्वेंसी को डिसाइड करते हैं, भैया लेस देन 10 कितने बच्चों के मार्क्स आए, लेस देन 20 कितने बच्चों के मार्क्स आए, लेस देन 30 कितने बच्चों के मार्क्स आए, दैट इज लेस देन मेथड। और जब मैं मोर देन मेथड की बातें करता हूं तो मैं लोअर लिमिट को कंसीडर करता हूं इस क्लास में। तो भैया 0 से ज़्यादा मार्क्स किसके आए, 10 से ज़्यादा मार्क्स किससे आए, 20 से ज़्यादा मार्क्स किसके आए।
तो हम इस तरीके से यहाँ पर इन दिस मेथड वी क्यूमुलेट द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी बिगनिंग फ्रॉम लोअर ऑफ द लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास interval. Thus the series like 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 as a different class interval, we find the frequency more than 0, more than 5, more than 10 एंड सो ऑन। और इसी से जब हम ओजाइव या कर्व बना देते हैं तब हम उसे कहते हैं मोर देन ओजाइव। तो बेसिक डिफरेंस लेस देन और मोर देन ओजाइव में क्या है? In less than ogive, frequencies are added starting from the upper limit of the first class interval, and on the other hand, in case of more than ogive, frequencies are adding from the lower limit of first class interval. देखो ध्यान से देखना, मैं आपको इसको बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ। डेफिनेशन समझने में मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो सकती है, लेकिन फिर भी 0 to 10 है, 10 to 20 है, 20 to 30 है, 30 to 40 है, और ये है आपकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से 5, 10, 12, 13 इस तरीके से आपकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब जब भी वो मेरे से क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भैया लेस देन ओजाइव बनाओ, ठीक है, तो लेस देन ओजाइव के अंदर हम क्या करते हैं? अपर लिमिट लेस देन 10, 10 से कम कितने बच्चों के मार्क्स आए, अब हम इसको ऐसे लिखेंगे लेस देन 10, तो 10 से कम सिर्फ 5 ही बच्चों के मार्क्स आए। अब वो मेरे से कहेगा लेस देन 20 कितने बच्चों के मार्क्स आए, 20 से कम, भाई 10 वाले भी 20 से कम हैं और ये 5 वाले भी, तो टोटल 15। ओके, अब आ जाता है लेस देन 30 कितने बच्चों के मार्क्स है, तो इन सभी बच्चों के मार्क्स लेस देन 30 थे, तो ये आपके पास बन जाएगा 27। और अब मेरे से पूछेगा लेस देन 40, तो सभी बच्चों के लेस देन 40 आए, तो कहीं ना कहीं ये आपके पास आ जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। अब डेफिनेशन को देखते हैं, क्या लिखता है? फ्रीक्वेंसीज आर एडिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द अपर लिमिट, तो कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी को ऐड करते चले गए फ्रॉम द अपर लिमिट। ओके मेरी बात। अब हम आ जाते हैं मोर देन सीरीज पर। मोर देन सीरीज में मैं फिर से यही डाटा को कॉपी पेस्ट कर रहा हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना रहे। ओके, 5, 10, 12 और 13। ओके, अब मोर देन पूछ रहा है तो कहीं ना कहीं मैं इन अपर लिमिट को छोड़ दूंगा। अब मेरे से वो पूछेगा कि भैया मोर देन 0, 0 से ज़्यादा कितने बच्चों के मार्क्स आए, तो इसका मतलब सिंपल है कि भाई सारे के सारे बच्चों के मार्क्स 0 से ज़्यादा थे, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 40। अब वो मेरे से पूछ रहा है कि भैया 10 से ज़्यादा, मोर देन 10 कितने बच्चों के, तो कहीं ना कहीं 5 बच्चों को छोड़कर बाकी सभी बच्चों के मार्क्स 10 से ज़्यादा आए हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपके पास आएगा 35। ओके, अब वो मेरे से क्वेश्चन पुट कर रहा है कि भैया मोर देन 20 कितने बच्चों के मार्क्स आए। मोर देन 20 की बात हो रही है, तो 20 से ज़्यादा यानी कि इन सब बच्चों के मार्क्स 20 से कम थे, तो मैं इसको छोड़ दूंगा और आपके पास आ जाएगा 25। इसके बाद आपके पास मोर देन 30 कितने बच्चों के मार्क्स आए। मोर देन 30 यानी 30 से ज़्यादा कितने बच्चों के मार्क्स आए, तो बाकी सब बच्चों के मार्क्स जो हैं वो कहीं ना कहीं कम हैं, तो इसीलिए हम इसको ऐसे करेंगे 30। ओके, तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो है वो कैसे लिखेगा। देखो, on the other hand, in case of more than ogive, frequencies are added starting from the lower limit of a first class interval of a frequency distribution। तो frequency distribution की lower के अंदर से हम जब ऐड करना शुरू कर देते हैं, सम अप करना शुरू कर देते हैं, तब वो आपका more than ogive बन जाता है। ओके, accordingly while in case of less than ogive क्यूमुलेटिव टेंड टू इंक्रीज, तो कहीं ना कहीं क्यूमुलेटिव बढ़ता जाता है, और इन केस ऑफ मोर देन ओजाइव क्यूमुलेटिव टेंड टू डिक्रीज, और कहीं ना कहीं जो टोटल है वो कम होता चला जाता है। तो जब भी हमारे पास सीरीज़ आएगी तो हम इस तरीके से उसे समझ सकते हैं। ओके, तो ये आपके पास मोर देन सीरीज़, कहीं ना कहीं आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। ये है आपकी लेस देन सीरीज़ जहाँ पर फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, और ये है आपकी मोर देन सीरीज़ जहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है। अब हम इन सारे के सारे पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट कर देंगे। ये है लेस देन जहाँ पर फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही थी, ये है मोर देन जहाँ पर फ्रीक्वेंसी घटती जा रही थी, और मैं इन दोनों को कहीं ना कहीं जब एक ग्राफ पर बना देता हूँ तो ये लेस देन मोर देन ओजाइव का ग्राफ
बन जाता है। तो कहीं ना कहीं आपका इस चैप्टर के अंदर 3 ही टॉपिक हैं, हिस्टोग्राम, पॉलीगन और कर्व एक जैसा है, और ओजाइव आपका कहीं ना कहीं एक और टॉपिक ऐड ऑन करता है। सिर्फ यहीं तक आपको इस चैप्टर को समझना है। इसके बाद आप सिर्फ डायग्राम्स बनाकर देख सकते हो, आपको क्लियरली चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अगर फिर भी कोई डाउट हो, आपको कोई न्यूमेरिकल समझ ना आ रहा हो, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको फिर से उस चीज़ को समझा दूंगा। थैंक